पूरे मैथमेटिक्स में आप कोई भी रिजल्ट लिखते हो और उस रिजल्ट में रूट आ जाता है तो वहां पर 3 केस बनते हैं। मतलब कोफिशिएंट्स में आपको इमेजिनरी क्वांटिटी बैठी हुई नहीं दिखाई दे रही, सारे के सारे रियल कोफिशिएंट्स हैं, मतलब कोई भी इमेजिनरी क्वांटिटी यहां पर यूज नहीं हो रही। तो जिस केस में डी पॉजिटिव होने के बाद में परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो वहां पर क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा। मैंने यहां पे क्या किया है, जेईई मेंस 2022 और 2021 वाले सवालों में ऑप्शन हटा दिए, बिकॉज जब ऑप्शन दिए होते हैं तो आपको यह पता चल जाता है कि वो किस प्रकार का आंसर चाहता है। तो अब ऑप्शन तो मैंने हटा दिए, तो मैं यहां पर कंडीशन बढ़ा दे रहा हूं। चलिए नेचर ऑफ द रूट्स की बात करते हैं। सर नेचर ऑफ द रूट्स, किसी भी क्वाड्रेटिक के डिसाइड करने वाला इंसान कौन होता है? सर वो होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिस वजह से उसका नाम डी पड़ा था। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि जब श्रीधराचार्य जी ने ये फॉर्मूला लिखा तो रूट के अंदर की क्वांटिटी, कभी भी पूरे मैथमेटिक्स में आप कोई भी रिजल्ट लिखते हो, पूरे मैथमेटिक्स में आप कोई भी रिजल्ट लिखते हो और उस रिजल्ट में रूट आ जाता है तो वहां पर 3 केस बनते हैं कि रूट के अंदर की क्वांटिटी अगर पॉजिटिव हो, रूट के अंदर की क्वांटिटी अगर 0 हो और रूट के अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव हो। तो जैसे ही मैं ये बोलता हूं कि रूट के अंदर की क्वांटिटी दैट इज डी अगर पॉजिटिव हुआ तो सर ये दोनों रूट्स अलग अलग आएंगे, तो इसके लिए हम बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल। रियल क्यों बोल रहे हो? क्योंकि सर रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, सारी चीजें बढ़िया आएंगी। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना। फिर अगर सर इसी में डी की वैल्यू 0 हो जाए तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। इक्वल कैसे हो गए? मैंने कहा देख तू 2 रूट्स किस वजह से निकाल रहा था, प्लस और माइनस के बाद में यहां कुछ बच रहा था, इसलिए तू बोल रहा था कि 2 रूट आएंगे। अब रूट के अंदर की क्वांटिटी तो 0 ही होगी, तो सर यहां पे 2 आए, कहां पे? 0 के आगे प्लस माइनस लगाओ, कुछ फर्क पड़ता है क्या? माइनस बी अपॉन 2 है। तो यहां पर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और वो इक्वल रूट्स कौन से हो जाएंगे? x बराबर माइनस बी अपॉन 2a, है ना। तो वो रियल रूट्स क्या हो जाएंगे सर? अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, एंड दैट रूट्स आर माइनस बी अपॉन 2a। जब d 0 होता है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इज ए परफेक्ट स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इज ए परफेक्ट स्क्वायर, है ना। सर कैसे क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बोलोगे? मैंने कहा अगर क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुई, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर केस में एक ही रूट आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वाली क्वाड्रेटिक लिखूं, देख लो। अरे क्योंकि बी स्क्वायर बराबर, अबे लो पूरा देखो भाई, डी की वैल्यू 0 के लिए आप क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ बोल रहा हूं भाई। तो सर आप बताओ फिर क्या कर रहे हो? मैंने कहा बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैं 0 बोल रहा हूं। बोले अच्छा। मैंने कहा हाँ, यहां से c की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर अपॉन 4a, है ना, यही वैल्यू आई। तो ये वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जगह मैंने पुट कर दिया बी स्क्वायर अपॉन 4a। देखते रहना बेटा, यहां पर एलसीएम ले, तो जब ये इधर जाएगा सर ये आ जाएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ab एक्स प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, और डिनोमिनेटर वाला 4a इधर भेज दिया। थोड़ा सा आप ऐसे गर्दन टेढ़ी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब जरा देखना, ये परफेक्ट स्क्वायर लिखता हुआ दिख रहा है? हाँ सर, ये 2a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको ओपन करेगा, यहां पे x भी आएगा, 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ab एक्स प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। तो देख ध्यान से, ये क्या बन गया? ये पूरा का पूरा एक स्क्वायर के अंदर कंप्लीट हो गया। तो इस केस में आप ये भी बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इज ए परफेक्ट स्क्वायर। और अब मैं चलता हूं तीसरे पार्ट पर। अगर रूट के अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव हो जाए तो रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी, या फिर आप बोल सकते हो नो रियल रूट। हाँ, मैंने रियल रूट बोला, तुम्हें भूख लगी होगी तो तुम्हें रियल जूस दिखाई देगा, है ना। तो इस केस में क्या आता है सर? नो रियल रूट्स। तो किसके बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं? डी के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं। किसके बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डी। डिस्क्रिमिनेंट बता रहा है, डी अगर 0 हुआ तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और डी अगर नेगेटिव हुआ तो रूट्स आर रियल एंड इमेजिनरी, है ना। अच्छा, नो रियल को तुम्हें ना रियल भी सुनाई दे रहा है क्या? खाने पीने वाली चीज कितनी बढ़िया दिखाई देती है तुम्हें, है ना। मैं बोल रहा हूं नो रियल रूट, बोल रहे नो रियल जूस, फिर बोल रहा ना रियल, तो बस
गजब भैया, दिमाग कितना चलता है। अगर मान लो कभी सवाल में ऐसा बोला जाए कि क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल है, क्वाड्रेटिक के जो रूट्स है, रूट्स आर रियल। अब उसने रियल के आगे कुछ नहीं बोला, रियल एंड डिस्टिंक्ट दो केस होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट या रियल एंड इक्वल। तो जब कुछ नहीं बोला तो इन दोनों को कंबाइन कर दो, तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि डी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, क्योंकि 0 से बड़ा हुआ तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, 0 के बराबर हुआ तो रियल एंड इक्वल। तो ये जो रियल शब्द है ये दोनों ही जगह आ रहा है। यस और नो? बहुत बढ़िया। एक बोलो गर्दन दोबारा सीधी नहीं हो रही। सर अजय देवगन स्टाइल बन गया हमारा। तो मैं कहा बढ़िया है। तो फिर चलिए आगे चलते हैं इस बात पे, क्योंकि सिर्फ नेचर ऑफ द रूट्स ऐसा ही नहीं होता है। ठीक है, नेचर ऑफ द रूट्स से आने से पहले अब हम थोड़ा सा और इसकी डिटेलिंग में घुसते हैं, है ना। और डिटेलिंग में घुसते हैं मतलब सर आ जाइए बताता हूं वो डिटेलिंग क्या है। ठीक है, एकदम डिटेलिंग में। अब सर डी पॉजिटिव होने के बाद में भी कुछ केस आ सकते हैं। मैंने कहा हाँ यार, ठीक है, डी पॉजिटिव होने के बाद में भी कुछ केस आ सकते हैं। जैसे मान लो हमें पता चला कि डी जो है वो पॉजिटिव है, और हम ये सारा डिस्कशन कर रहे हैं व्हेन ए बी सी आर रियल नंबर्स, मतलब इस क्वाड्रेटिक के जो कोफिशिएंट्स हैं दैट आर रियल, कोफिशिएंट्स आर रियल। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? मतलब कोफिशिएंट्स में आपको इमेजिनरी क्वांटिटी बैठी हुई नहीं दिखाई दे रही, सारे के सारे रियल कोफिशिएंट्स हैं, मतलब कोई भी इमेजिनरी क्वांटिटी यहां पर यूज नहीं हो रही। क्या मेरी बात समझ गए? कोई भी इमेजिनरी क्वांटिटी यूज नहीं हो रही, क्योंकि अगर यहां पर कोई भी एक इमेजिनरी नंबर आ गया तो ये हमारा जो भी डिस्कशन है ये सारा का सारा धरा रह जाएगा। रियल एंड डिस्टिंक्ट और ये सब बातें आप सिर्फ रियल नंबर्स के लिए बोल पाते हैं। ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ कोफिशिएंट आर रियल की बात करते हैं। अब एक बच्चा सोचेगी सर अगर मान लो इसकी कोफिशिएंट्स इमेजिनरी हो जाएं तो मैंने कहा ये पूरी की पूरी थ्योरी फिर उठ के चली जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो वहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब डी पॉजिटिव है, अब डी पॉजिटिव होने के बाद में सिर्फ दो केस होते हैं, या तो डी एक हो जाए परफेक्ट स्क्वायर, या फिर आ जाए डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये जो रूट के अंदर की क्वांटिटी है ये ऐसी कुछ लिखी हुई है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब 49 टाइप्स कुछ ऐसा, और नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है सर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है ऐसा। तो जिस केस में डी पॉजिटिव होने के बाद में परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो वहां पर क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा, क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा? सर रूट हट जाएगा। क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि डी परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा, है ना, रूट हट जाएगा। और इसमें आप बोल सकते हो कि रूट नहीं हटेगा। अरे बोलो, है ना, ये बात समझ में आती है कि परफेक्ट स्क्वायर हो और नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो तो क्या फर्क पड़ता है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बोलते ही बच्चे बोलते थे कि रूट्स आर रैशनल। मैंने कहा ऐसा कैसा हो सकता है भाई, रूट्स को रैशनल बोलने के लिए कंडीशन बहुत जरूरी है। वो क्या है कि हो सकता है यहां से रूट हट जाए, बट अगर मान लो बी के अंदर खुद में रूट हुआ तो ऐसी एक क्वाड्रेटिक लिख दो जिसमें बी खुद √2 हो, तो यहां से तो रूट हट गया, बट बी अगर √2 हुआ तो ये पूरा रूट क्या आ जाएगा, इररेशनल। तो डी परफेक्ट स्क्वायर हो एंड ए बी सी आर रैशनल नंबर्स। कैसे नंबर्स हो, रैशनल नंबर्स। ए बी सी कैसे हो, रैशनल नंबर्स। तो ये दोनों कंडीशन मिलाकर अब आप बोल सकते हो कि रूट्स रैशनल आएंगे। समझ में आया कि ए बी सी खुद भी रैशनल हो, मतलब ए बी सी में भी रूट नहीं आ रहा और डी के ऊपर भी रूट नहीं बचेगा, तो यहां से आप बोल सकते हो कि रूट्स आर रैशनल। यहां से आप क्या बोल सकते हो, रूट्स आर रैशनल। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर मतलब रूट नहीं हटेगा,
और साथ साथ में एबीसी रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर समझते हो जिनके अंदर रूट नहीं आता, सिंप्लीफाई करने पर भी रूट ना बचे, बस वो वाले रैशनल नंबर्स की बात कर रहा हूं। तो डी अब रूट नहीं हटेगा और एबीसी खुद रैशनल नंबर है, तो अब की बार आप बोलोगे रूट्स आर इररेशनल। यहां से क्या निकल के आता है कि सर रूट बच जाएगा ना, तो रूट अगर बच जाएगा तो दैट इज रूट्स आर इररेशनल। रूट्स कैसे हो जाएंगे? इररेशनल हो जाएंगे। और इररेशनल रूट्स एग्जिस्ट इन पेयर। पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अगर एक रूट आपका p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा रूट p माइनस रूट क्यू होगा। ठीक है, है ना? एक रूट अगर p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा रूट p माइनस रूट क्यू होगा। क्यों? क्योंकि अब आप ध्यान से देखो, दो कंडीशंस बोली गई है, ध्यान रखना। इन दोनों कंडीशंस को मिलाकर एबीसी रैशनल नंबर हो और रूट हटे ना, मतलब इस प्रकार की सिचुएशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। ए बी और सी जो कोफिशिएंट्स आपको दिख रहे हैं ये रैशनल नंबर है, और यहां से मैं श्रीधराचार्य लगाऊं तो प्लस माइनस -7 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर दैट इज 49 माइनस 4ac तो प्लस 12 अपॉन 2 आ जाएगा। सर ये कितना आ रहा है? सर ये हमारे पास में आ जा रहा है 61, है ना? तो सर देखो एक रूट आ गया 7/2 प्लस अंडर रूट ऑफ 61/2 और दूसरा रूट आ गया सर 7/2 माइनस रूट 61/2, है ना? तो अगर मैं इसको p बोलूं, इस 61 को आप पूरे को यहां पे रूट 4 भी लिख सकते हो, इस पूरे को भी रूट 4 भी लिख सकते हो यहां पर। तो अगर ये p है और प्लस q है तो दूसरा रूट क्या आ रहा है? p माइनस q, मतलब यहां पे रूट और यहां पर भी रूट। तो जब एबीसी रैशनल नंबर हो, रूट ना हटे, तो रूट्स जो इररेशनल आते हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। आई होप यू मेक, आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है ना? है ना? अब एक बच्चा बोलता है सर ये वाला देखो, इसमें तो आपकी बताई हुई बात गलत हो जा रही है। मैंने कहा कैसे भाई? बोले इसमें तो आपकी बताई हुई बात गलत हो जा रही है, इसका डी कैलकुलेट करो, परफेक्ट स्क्वायर आएगा, करके देख लो। ठीक है, इसमें वो बोलता है कि आपने बोला कि जब, वो सिर्फ इतना ही सुन रहा है, काम की बात सुनता है, क्योंकि टीचर की गलती निकालनी है ना, कि रूट्स आर इररेशनल रूट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। तो एक बच्चा यहां पर ये बोलता है कि सर देखो सम ऑफ द रूट्स की जगह आपने लिखा हुआ है √2 और 1 को, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की जगह ये लिखा हुआ है, इस पूरी क्वाड्रेटी के ये दो रूट्स है। बोले सर एक रूट इररेशनल आ रहा है, दूसरा रूट रैशनल आ रहा है, तो सर आपने जो बात बताई वो तो यहां गलत हो गई। तो मैंने कहा मैंने जो बात बताई थी उसमें कंडीशन तूने ध्यान से सुनी नहीं, कि एबीसी रैशनल नंबर होने चाहिए पहले, मतलब उस क्वाड्रेटिक के जो कोफिशिएंट्स हैं ये सारे के सारे रैशनल होने चाहिए। ये वाले दोनों ही कैसे हैं? इररेशनल है भाई। कैसे हैं? इररेशनल। तो वो वाली बात तू यहां लगा ही नहीं सकता। कितने लोगों को बात समझ में आई? कि ऐसी किसी क्वाड्रेटिक पे कमेंट करने से पहले ये जरूर देख लेना कि आप क्या बोल रहे हैं, समझ गए, और आपको क्या बताया गया है। बहुत बढ़िया, ठीक है। और अब इसी का ही एक स्पेशल केस, इसी का ही अगर एक स्पेशल केस की मैं बात करूं, ठीक है, एक स्पेशल केस क्या क्या है पहले सुन लेना पूरा। ए बी सी आर इंटीजर्स, पहली कंडीशन। ए बराबर 1, डी बराबर परफेक्ट स्क्वायर। ये तीन कंडीशंस आपको किसी क्वाड्रेटिक में फिट होती हुई दिखाई दे, कि सारे कोफिशिएंट्स इंटीजर हो, ए की वैल्यू 1 हो, लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू, और डी एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तो यहां से भी रूट्स क्या आते हैं? इंटीजर्स। रूट्स कैसे आते हैं बेटा? इंटीजर्स आते हैं, ठीक है ना? ए की वैल्यू 1 होनी कंपलसरी क्यों है? बिकॉज इसके बेसिस पे जज किया जाता है कि हम डी को परफेक्ट स्क्वायर मानेंगे, मतलब डी कैसा परफेक्ट स्क्वायर होगा, इवन है कि ऑड है, ठीक है, उसके बेसिस पे बी को डिसाइड करेंगे। तो वो एक लंबी चौड़ी डिस्कशन है, उसका कोई अंत नहीं है, समझिए। लंबी चौड़ी मतलब 2 4 5 10 मिनट की है, बट आप ये ध्यान रखें सिर्फ कंडीशन कि अगर एबीसी इंटीजर्स हैं और ए 1 है और डी परफेक्ट स्क्वायर है, ये तीनों चीजें एक साथ हो रही है तो रूट्स इंटीजर आते हैं। अब जिस जिस क्वांटिटी के रूट्स आपको इंटीजर पता हैं उस तीनों पे ये बात सेट हो रही होगी, चाहो तो चेक कर लो।
जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका a b और c इंटीजर्स हैं, d परफेक्ट स्क्वायर है और इसमें a की वैल्यू 1 है। ठीक है भाई, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें, ये तो d, ये पूरी की पूरी कहानी कब होगी, जब d आपके पास में परफेक्ट स्क्वायर हो, सॉरी d पॉजिटिव हो। अब अगर सर d नेगेटिव हो जाए तो d नेगेटिव में तो एक ही कहानी है बस, सिंपल सा, इफ d इज नेगेटिव, अगर आपको पता चलता है कि डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव है और a b एंड c कोफिशिएंट्स आर रियल नंबर, इसका मतलब हम क्या बोलते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी। और आप बोल सकते हो इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट इन पेयर। इमेजिनरी रूट्स हैं जो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, हाँ ना, इमेजिनरी रूट जो है वो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। मतलब अगर एक रूट p प्लस आयोटा क्यू होगा तो एक रूट p माइनस आयोटा क्यू होगा। कंडीशन क्या क्या है, ये दोनों बातें एक साथ सत्य होनी चाहिए, सारे कोफिशिएंट रियल नंबर हो और d नेगेटिव हो, तब आप यहां पर कमेंट कर सकते हैं। बस ये दो केसेस हैं जी। इन डेप्थ अगर हम डिस्कशन करें तो सर कोई पूछेगी इस पे सवाल, डायरेक्टली ऐसा कोई सवाल आप नहीं बोल सकते कि पूछा जा सकता है, बस ये तो समझने वाली बात है, ठीक है ना। तो दो ही केस है, डी पॉजिटिव, डी लेस देन जीरो। डी जीरो हो जाए तो डी जीरो हो जाए तो खेल ही खत्म, रूट्स इक्वल आ जाएंगे, माइनस बी अपॉन 2a। अब देख लो ए और बी कैसे दे रखे हैं, उसके हिसाब से बात कर सकते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। चलिए जी, एक ये वाले सवाल भी आते हैं जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को उठाया जाता है और आपसे रूट एक क्वाड्रेटिक बनाने के लिए बोला जाता है। शुरू हो जाओ फटाफट। अब यहां पे जितने भी फॉर्म एन इक्वेशन, मैंने यहां पे क्या किया है, जेईई मेंस 2022 और 2021 वाले सवालों में ऑप्शन हटा दिए, बिकॉज जब ऑप्शन दिए होते हैं तो आपको यह पता चल जाता है कि वो किस प्रकार का आंसर चाहता है। तो अब ऑप्शन तो मैंने हटा दिए, तो मैं यहां पर कंडीशन बढ़ा दे रहा हूं, इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट्स, विद रैशनल कोफिशिएंट्स, इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट्स। और यहां से आपको पता चलेगा कि आपको इन सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए। एक मैं करूंगा और एक आप करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे सवाल आ रहे हैं। एक 10 पाई बाई 8 वाला भी पुराने टाइम पे पूछ रखा है, तो 10 पाई बाई 8 बेसिकली इज, आप जानते हैं क्या होगा, है ना, √2 - 1, जिसका एक रूट √2 - 1 हो, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, पहले वाले में आपको पहले sin 36 की वैल्यू पता होनी चाहिए। sin 36 की वैल्यू पता है? पता है, पहले ये बताओ। कितने लोगों को पता है कि सर हमें sin 36 पता है? नहीं पता है, बहुत बढ़िया। 35 3/5 ये कौन है बे? सर sin 37 की वैल्यू होती है शायद, तो इसके आसपास ही बोल दिया। अबे लिटिल गोलू क्या ही बोलू। एटीन 36 54 72। सर ये 18 इंटू 1, 18 इंटू 2, 18 इंटू 3 और 18 इंटू 4, है ना। साइन कॉस, कॉस साइन, √5 - 1/4, √5 + 1/4। वैसे काम इतने से भी चल जा सकता है, इतने से भी आप काम चला सकते हो, दिस इज सफिशिएंट, ठीक है।
बट मैं पूरा टेबल ड्रॉ कर देता हूं। ये कैसे ड्रॉ कर रहे हो सर, ये क्या है? मैंने कहा जैसे मैंने याद करके मैं तो वैसे बता रहा हूं। इतने से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि साइन 18 पर चल गया तो आप आराम से cos 72 निकाल सकते हो। cos 72 आ गया तो sin 72 आ जाएगा, है ना? ठीक है, बट फिर भी पूरी याद कर लो सर, वहां पे टाइम क्यों वेस्ट करें? 10 माइनस 2√5/4, 4 रूट से बाहर है, 10 प्लस 2√5/4, है ना? 10 माइनस प्लस 10 माइनस 10 प्लस 2√5/4, माइनस प्लस माइनस प्लस, साइन कॉस कॉस साइन। ठीक है, मतलब वैसे तो आप चाहो तो सिर्फ इससे खेल खेल सकते हो यार, सिर्फ इतने से ही कि आपको साइन पर 18 डिग्री पर वैल्यू पता होनी चाहिए, दैट इज √5 माइनस 1/4। अब साइन 18 ही किसके बराबर होता है सर? cos 72 के बराबर होता है। इस एंगल को 90 में से घटा दिया, है ना? फिर सर cos 36 पे वैल्यू आपको पता है, cos 36 पे वैल्यू कितनी आएगी? cos 36 डिग्री पर ये वाली वैल्यू होती है, दैट इज √5 प्लस 1/4। अब जो वैल्यू cos 36 पे होती है सर, वही sin 54 पे होती है ना? सिमिलरली सर यहां पे आपने क्या लिख दिया सर? दिस इज cos 54 डिग्री, cos 54 डिग्री दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 2√5/4। अब जो cos 54 होता है वही sin 36 होता है। और सिमिलरली आप बोल सकते हो sin 72 पर जो वैल्यू आएगी, और वही वैल्यू क्या हो जाएगी सर? cos 18 पर। ठीक है, आप चाहो तो एक वैल्यू ध्यान रखते हुए और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज ध्यान रखते हुए आप इन सब की वैल्यू निकाल सकते हो। सर पहले हम क्या करेंगे, इससे डबल एंगल पे जाएंगे, क्योंकि cos 36 क्या होता है? 1 माइनस cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, इससे ये वाली वैल्यू निकल आएगी। सर sin 72 इज, दिस इज 2 थीटा sin 2 थीटा cos थीटा, मतलब इसको कैसे लिख सकते हो आप? 72 इज 2 इंटू 36 डिग्री, तो sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा, दोनों की वैल्यू का प्रोडक्ट। तो ये सारी वैल्यूज एक ही वैल्यू से निकाली गई है, ये आपको पता होनी चाहिए। बट आप अगर वो कैलकुलेशन नहीं करना चाहते पेपर में, तो ये आपको पूरा टेबल ध्यान होना चाहिए, है ना? क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो भाई। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? सही तो है। ट्रिक यही है कि पहले वाले दोनों में मतलब माइनस प्लस दोनों का फॉर्मेट सेम है, इन दोनों का फॉर्मेट सेम है, एक में माइनस आता है एक में प्लस आता है। एंगल जो है वो मल्टीपल में चलते रहते हैं, 18x8, 18x2, 18x3, 18x4, और साइन कॉस कॉस साइन चलता है जी। ठीक है, अब उसने बोला है कि हमें एक इक्वेशन बनानी है जिसकी वैल्यू क्या हो, जिसका एक रूट साइन 36 डिग्री हो। जरा देखना आप प्रोसीजर क्या है, आप x बराबर साइन 36 की वैल्यू उठा लो। x बराबर साइन 36 की वैल्यू उठा लो। साइन 36 की वैल्यू ये रही 10 माइनस 2√5/4। ठीक है भाई, अब आपको क्या करना है, जो प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूं दैट इज स्क्वायर की मदद से रूट हटा दो, रूट हटाओ और बिना रूट की एक इक्वेशन बनाओ। स्क्वायर की मदद से रूट हटाओ और बिना रूट की एक इक्वेशन बनाओ। ये कौन है भाई? मेरा भाई। अबे सुधर जा, पढ़ा लेने दे भाई। हाँ चलिए आप लोगों ने चम्मच देखी? चम्मच, है ना? स्पून, बस स्पून
इज द नेक्स्ट वर्ड फॉर सुकून। अब स्क्वायर करके मुझे एक इक्वेशन बनानी है जिसमें मुझे रूट ना दिखाई दे, सही इस तरफ वाले रूट उड़ाने हैं, ठीक है क्या? दोनों तरफ हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। सर यहां आ जाएगा 16x² बराबर 10 - 2√5। ठीक है भाई, एक काम करते हैं सर, 2 से डिवाइड कर देते हैं। दिस इज 8x² बराबर 5 - √5। ठीक है ना? सर √5 को एक तरफ रखो, क्योंकि अब की बार एक बार ये जो रूट बचा ये भी हमें हटाना है। तो दिस इज 8x² - 5 बराबर -√5। क्योंकि अगर आप अभी स्क्वायर करोगे तो रूट हटेगा नहीं, इस तरीके से स्क्वायर करो कि रूट हट जाए। सर आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 64x² प्लस 25, 8 × 5 40, 40 × 2 80 माइनस 80x बराबर यहां आ जाएगा 5। इसको इधर लेके आओ। दिस इज 64x² माइनस 80x माइनस 20 सॉरी प्लस 20 बराबर 0। इस पूरे को आप कितने से डिवाइड कर सकते हो? सर 4 से। अगर मैं इस पूरे को 4 से डिवाइड कर दूं तो सर ये आ जाएगा 16। कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने? हाँ सर, पावर 2 का स्क्वायर करा तो यहां पर पावर 4, यहां पावर 2, यहां पर पावर 4, यहां पावर 2। सत्य वचन, बिल्कुल सही। 4 से डिवाइड कर दो, 16x की पावर 4, 20x² प्लस 5 बराबर 0। है ना? 20x की पावर 16x की पावर 4 माइनस 20x² प्लस 5 बराबर 0। ठीक है भाई। अब सर आपको कैसे पता कि इसका रूट यही होगा? तो मैंने कहा एक बात बता, तू ये लेकर क्या चला था? x की वैल्यू, x हमेशा इसके बराबर था, तो इसमें जो x है वो भी तो इसी के बराबर है। बस आपको कैसे पता? सर स्क्वायर करना है, क्योंकि इसमें जब ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं तो वहां पर आपको ऑप्शंस में इक्वेशंस लिखी हुई दिखती हैं जिनके ऊपर रूट नहीं आ रहा। तो मैंने x की वैल्यू के बराबर रखा और मैं स्क्वायर करता हुआ आगे बढ़ता गया। cosec 18 वाला जो है वो डू इट बाय योरसेल्फ हो जाएगा। इसी में एक सवाल और भी बनता है, दैट इक्वेशन हुज वन रूट इज 10 π/8 इज 10 π/8 की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है √2 - 1। ठीक है, तो स्टार्ट आपको √2 - 1 से करना। इस तरीके से स्क्वायर करो कि रूट ना बचे, तो x + 1 का स्क्वायर कर देना। ठीक है, मेरे ख्याल से आप संभाल लोगे। अब जो बोल रहे हैं cosec 18 की वैल्यू कैसी होगी? बेटा गजब कर दो भैया, sin 18 का रेसिप्रोकल। अरे यार ऐसा नहीं करना था बेटा, इतने डाउट थोड़ी पूछने होते हैं। देखो किसी ने कहा होगा कि हाँ डाउट पूछने चाहिए, डाउट अच्छे हैं। ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दे, √5 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड। कैसी बात करता है यार, ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, है ना? आई होप आप संभाल लेंगे। करने का तरीका, प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। अब हमने टाइप्स ऑफ द रूट्स एंड नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ लिए हैं। उसके बेसिस पर कुछ सवाल जहां पर नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में बात की जाती है, जैसे ये वाला सवाल है। ठीक है, अब इस सवाल में वो क्या बोल रहा है, ध्यान सुनना। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा की पावर 4 एंड बीटा की पावर 4 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन दिस इक्वेशन हैज ऑलवेज 2 रियल रूट्स, 2 पॉजिटिव रूट्स, 2 नेगेटिव रूट्स, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव रूट। तो मतलब सर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स के बारे में हमें कमेंट करना है। मैंने कहा हाँ। तो इस क्वाड्रेटिक का सर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। मैंने कहा हाँ भाई हाँ, इसका डिस्क्रिमिनेंट, बिकॉज नेचर ऑफ द रूट्स तो ये डिसाइड करेगा। तो इसमें जो b है वो क्या है, -4q का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है और c ये लिखा हुआ। सर ये लिखा हुआ है 16q² -8q² प्लस 4r, है ना? ठीक लिखा हुआ है। तो सर ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, दिस इज 8q² प्लस 4r। अब आपको ये पता करना है r कैसी क्वांटिटी है।
आपको यह पता करना है कि आर कैसी क्वांटिटी है, जिसके लिए हमें यहां से रिलेशन निकालना पड़ेगा। आ जाओ भाई, अब वापस वही सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट। इसके रूट्स अल्फा बीटा, तो ठीक है जी, और एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस एस, इसके रूट्स अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4। जीडीबीडी कर दिया, क्या कर दिया मैंने? अबे ये 8 ही लिखा हुआ है। भोले हो एकदम, बिल्कुल भोले हो। सर आपको 8 ही तो है, 8 ही है, कहां पर 8 ही लिखा है? तुम्हें डेजा व्यू हो गया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? डेजा व्यू हो गया सर, ये कैसी टर्म है? देख भाई, अल्फा प्लस बीटा जो है वो आ रहा है हमारे पास में कितना, माइनस पी। अल्फा बीटा आ गया सर क्यू। अब सर अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, सर वो है हमारे पास आर। अब मुझे क्यू और आर में रिलेशन बनाना है, तो उसके लिए मैं पहले क्यू और आर को रिलेट करूंगा। ओ भाई, इसमें तो मैं पागल ही हो जाऊंगा स्क्वायर कर करके। ये आ जाएगा पी स्क्वायर। बेटा ये देखना, ये क्यू के बराबर है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस 2q। एक बार और स्क्वायर कर दे, तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर पी की पावर 4। या एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर ही लिख देते हैं यार, मेरे से ना हो रो। मैं कहा ठीक है। अब सर अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 यही आर है, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह आप क्यू स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहां से कितने लोगों को आर की वैल्यू दिखाई दी? पी स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर, और यहां पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह सर क्यू स्क्वायर, तो यह आ जाएगा माइनस 2q स्क्वायर। देख रहे हो, ये वाली पूरी टर्म इधर लाकर मैंने यहां वैल्यू पुट कर दी। ले भाई, 8q स्क्वायर प्लस 4, इस आर की जगह ये वाली वैल्यू। ओ भाई, आ हा, ओ हो, डिस्क्रिमिनेंट का साइन चेक पता नहीं सर कैसे करवा रहा है ये, देख रहे हो? ये लो भाई, सकते हैं देख पा कि आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं कि ये जो डी की वैल्यू आपने निकाली है, ये आ रही है सर। सर ये जो डी आ रहा है, ध्यान से देख के आप बता सकते हैं प्लीज मेरे ख्याल से, कि ये जो डी आ रहा है ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, कैसे पता चला? अरे भाई, किसी नंबर पे स्क्वायर लगा हुआ है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, रूट्स कैसे होंगे? रियल। बाकी दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं कि दोनों रूट्स नेगेटिव हैं कि एक पॉजिटिव है कि एक नेगेटिव है, उतना हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, एक ऑप्शन दिखाई दे गया, या उतनी हमारे पास में जानकारी नहीं, आप ऐसे समझो। कैसा लगा? डी पॉजिटिव है तो रूट्स रियल एंड अलग अलग होंगे ना भाई। हाँ, ये वाला सवाल मेरे ख्याल से आप खुद कर लेंगे। द सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट। इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पहले इसमें बना लो क्वाड्रेटिक, और कोई भी रियल रूट ना हो तो डी कर दो लेस देन 0, है ना? डी क्या कर दो? लेस देन 0, है ना? और वहां से आप आंसर बता देना, ठीक है जी। डू इट बाय योर सेल्फ। ठीक है जी, आ जाइए।
चलो ये वाला सवाल और देख लेते हैं, बढ़िया सवाल है। ब्रेक, अरे अभी तो बताया था, ब्रेक मैं इसलिए भी नहीं देता क्योंकि तुम ब्रेक के बाद में आते नहीं हो यार, और फिर अकेला 11 बजे तक मुझे अच्छा नहीं लगता। इंटीग्रेशन क्या हो गया, माथो घूम गए इतनी देर में ही। क्वांटिटी की जगह सर अब हमें इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है, अब हमें इंटीग्रेशन दिख रहा है सर, इंटीग्रेशन। अरे मैंने कहा रुक जा बेटा, अभी तो देख तुझे क्या क्या दिखेगा। कॉमन रूट कंडीशन है, अरे बस 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 चलते जा रहे हैं। अरे भैया लोकेशन ऑफ रूट भी बची हुई है भैया, उड़ी दादा, मामला तो खतरनाक है। एक बोल रहा है आज मेरा ब्रेकअप हो गया, तो पक्का तूने आज ही व्हाट्सएप पे डीपी अपनी ओरिजिनल वाली लगाई होगी। अच्छा भला कहीं से वो जो तूने लगा रखी थी इंटरनेट से डाउनलोड करके वो रगी रहने देता, नहीं होता तेरा ब्रेकअप। इतनी ओरिजिनलिटी की जरूरत नहीं है, ब्रेक चाहिए। अबे यार तुम लोग बढ़ाने नहीं दोगे क्या? नहीं बढ़ाने दोगे? अभी 3 ही घंटे हुए, 4 घंटे पे ब्रेक लेंगे, ठीक है? बढ़िया एकदम बीच के माहौल में हो जाएगा ना, 4 घंटे इस तरफ 3 घंटे उस तरफ। आ जाओ। यहाँ पे तो चैट ऑफ करने का भी ऑप्शन नहीं है, वरना जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते ही हैं कि सर ये कितना खतरनाक बोले भैया। जे मास्टर चैट को ऑफ करके 3-3 घंटे बढ़ा देता है हमें रेगुलर क्लास में, और ये तो वैसे ही मंजील क्लास है। जील, जील समझते हो, पावर टू डू समथिंग। तो मन में जील रखो यार, तुम्हारी तो जील ही कमजोर हो रही है। एक बेचारा ड्यूरेशन पूछ रहा है। बीच बीच में एंट्री लेकर बीच बीच में सवाल ना पूछ बेटा। हाँ चलिए आ जाइए। एक कह रहा स्टोरी, एक सेकंड बाहर एक भैया को बोल के आता हूं मैं कि जो उलझुलू लिख रहे हैं इनको ब्लॉक करो। स्टोरी ये सुना तो रहा हूं स्टोरी, देखो ध्यान से। ए बी और सी में से ए सबसे बड़ा, बी उससे छोटा, सी उससे छोटा, और तीनों पॉजिटिव। भाई साहब एक क्वाड्रेटिक दे रखी है रंग बिरंगी, अरे वाह कितनी, कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि सर आपने जो हमें एक ऑब्जर्वेशन बताई थी वो हर क्वाड्रेटिक में लगानी है जब भी कोफिशिएंट ऐसे उलझुल से आ जाए। और यहां पर देखते ही पता चल रहा है सम ऑफ द कोफिशिएंट इज 0। अगर आपको देखते ही ये पता चल रहा है सम ऑफ द कोफिशिएंट इज 0, तो 1 रूट इज 1, इसका एक रूट तो 1 है, इसका एक रूट कौन है? 1, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक का एंड अल्फा बी वन ऑफ इट्स रूट्स, अल्फा इसका एक रूट है और अल्फा 1 के बराबर नहीं है, तो सर हमने पता कर लिया अपनी तीव्र बुद्धि से कि ये 1 है और दूसरा रूट इसका अल्फा है, क्योंकि अल्फा 1 है ही नहीं, वो देखो अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1। देन अमंग द टू स्टेटमेंट्स दिस एंड दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ए कैन नॉट बी द ज्योमेट्रिक मीन, अरे ज्योमेट्रिक मीन आ गया भाई। अब इसमें थोड़ी सी सीक्वेंस एंड सीरीज लग रही है, मैं आपको बता दूं, दो नंबर्स का P एंड Q का ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो अंडर रूट पी क्यू होता है। अरिथमेटिक मीन ये क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। और अरिथमेटिक मीन जो होता है वो होता है एवरेज, है ना? और अरिथमेटिक मीन बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन छोटा होता है। दोनों बराबर तभी होते हैं जब P और Q बराबर हो जाए, बस इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? अब आ जाते हैं सर इस चीज पे, इस सवाल पे। अल्फा अगर माइन, पहले तो ये बताओ अल्फा है कौन? सर अल्फा मतलब इस क्वाड्रेटिक का दूसरा रूट, और दूसरा रूट निकालने के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दैट इज सी अपॉन ए। ए कौन है? कांस्टेंट पार्ट, देखते रहना प्लीज, सॉरी सी है कांस्टेंट पार्ट, ए कौन है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब पहले वाले केस में भैया बोल रहे हैं, पहले वाले केस में भैया बोल रहे हैं कि जो अल्फा है वो -1 और 0 के बीच में है। मैंने कहा ठीक है भाई, तो अल्फा को हमने रख दिया -1 और 0 के बीच में। ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन वाली बात मैं आपको समझा दूंगा, तुम तो यहां देखो।
डबल इनइक्वालिटी बन गई, है ना? क्या मैं इस इनइक्वालिटी में इसको इधर भेज सकता हूं और इसको इधर भेज सकता हूं क्या? हाँ सर बिल्कुल भेज सकते हो, क्योंकि ए और बी का सम 2c से तो ज्यादा ही होगा। कैसे पता आपको सर? क्योंकि ए जो है वो भी सी से बड़ा है और बी जो है वो भी सी से बड़ा है। ए बी सी से बड़ा और बी भी सी से बड़ा, तो ए प्लस बी पक्का 2c से बड़ा होगा। अगर ये a प्लस बी 2c से बड़ा होगा तो सर ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और पॉजिटिव क्वांटिटी को आप इनइक्वालिटी में बिंदास मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसको इधर लेके गया तो सर ये क्वांटिटी तो जीरो ही होगी, यहां बचेगा c प्लस ए माइनस 2b, और जब इसको लेके जाओगे तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइनस ए माइनस बी प्लस 2c। यहां से आपको समझ में आएगा कि b या 2b को इधर ले गया इज ग्रेटर देन c प्लस ए, तो b इज ग्रेटर देन c प्लस ए अपॉन 2। b कैन नॉट बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c। देखो a एंड c का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा सर? रूट ए सी। और b जो है वो c प्लस ए अपॉन 2 से भी बढ़ा रहा है, मतलब सर आप बोल सकते हो b जो है वो अरिथमेटिक मीन से भी बढ़ा रहा है, मतलब इफेक्टिवली b यहां लाई कर रहा है। अरिथमेटिक मीन जो होता है ना, c प्लस ए और c का अरिथमेटिक मीन पूछो तो c प्लस ए अपॉन 2, तो b जो है वो यहां लाई कर रहा है इफेक्टिवली। तो वो बोल रहा है कि b कभी भी ज्योमेट्रिक मीन के बराबर नहीं होगा। सर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन तो खुद अरिथमेटिक मीन से छोटा होता है, और आपकी वैल्यू जो आ रही है वो c प्लस ए अपॉन 2 से बड़ी आ रही है। तो सर ये पहली बात जो है वो सही लिखी हुई है, b कैन नॉट बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c, क्योंकि a और c का ज्योमेट्रिक मीन होने के लिए, a और c का ज्योमेट्रिक मीन होने के लिए ये वाली वैल्यू होनी पड़ेगी। या आप चाहो तो आप यहां पर ये रख के देख सकते हो कि क्या b बराबर रूट ए सी हो सकता है। तो आप ध्यान से देखोगे तो c प्लस ए अपॉन 2 इज रूट ए सी आ जाएगा। इसमें इसको इधर मल्टीप्लाई किया, सारी टर्म्स को एक तरफ लेके आया, तो दिस इज c प्लस ए माइनस 2 रूट ए सी लेस देन 0। ध्यान से देखो ये रूट c माइनस रूट ए का होल स्क्वायर लेस देन 0 लिखा हुआ है। क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? तो आंसर इज नो, नहीं होगा। तो अगर मान लो b ज्योमेट्रिक मीन होता a और c का, तो ये वाली वैल्यू बराबर आती, या ये वाली बात सत्य होती। b ज्योमेट्रिक मीन नहीं है, मतलब ये वाली चीज नहीं है, और वो यही लिख रहा है कि b कैन नॉट बी द ज्योमेट्रिक मीन। सही बोल रहा है सर वो, समझे? अब आ जाओ दूसरे वाली स्टेटमेंट पे। सर दूसरे वाली स्टेटमेंट में उसने क्या बोला कि जो अल्फा है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो अल्फा जो आपका ये है इसको 0 और 1 के बीच में लाई करवा देते हैं। ठीक है सर, वापस इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, वो बता चुका हूं पॉजिटिव क्वांटिटी है, भेज सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात अरे नहीं है रे बाबू। ठीक है सर, आराम से देखना, इन दोनों पार्ट को सॉल्व करो, दैट इज c प्लस ए माइनस 2b लेस देन a प्लस b माइनस 2c। a से a कैंसिल हो गया, ये इधर आएगा सर दिस इज 3b, और ये इधर जाएगा सर दिस इज 3c। सर ये तो बात सत्य लिखी हुई है, क्योंकि c और b में से b बड़ा है, तो ऑब्वियसली 3b 3c से बड़ा होगा। यहां देखना जरा ये क्या लिखा हुआ है, ये 2b को इधर लेके गए, तो अगर 0 और 1 के बीच में है तो अब की बार बोल रहा है b में बी द ज्योमेट्रिक मीन। पहले एक बार बताओ b है कहां? तो b इज लेस देन अरिथमेटिक मीन। b जो है वो अरिथमेटिक मीन से लेस देन है, मतलब इसके इधर कहीं है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, और यहां भी हो सकता है, क्योंकि अरिथमेटिक मीन ज्यादा होता है, ज्योमेट्रिक मीन कम होता है। तो उसने यही तो बोला है b में बी, अगर इसके लेफ्ट में है तो b ज्योमेट्रिक मीन के बराबर भी हो सकता है। तो सर ये वाली बात भी उसने सत्य लिखी है, और ये वाली बात भी उसने सत्य लिखी है। दोनों स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो एक बढ़िया सवाल बना दिया सर, देख रहे हो, क्वाड्रेटिक का यूज करके, इनइक्वालिटी का यूज करके, और आपसे ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन वाली बात यूज कर ली। ऑल्दो इसमें ये सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट यूज हुआ है, बट इतना अंडरस्टैंडेबल है।